नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास से ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी पर बात करेंगे। पैरामाउंसी का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, और जब हम आधुनिक भारत का इतिहास में इसकी बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता और देशी रियासतों की अधीनता। सबसे पहले तो हम बात करें कि अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, तो किस प्रकार वो कॉमर्शियल एंटिटी से पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में कन्वर्ट हो गए और क्यों हो गए। अंग्रेज इतिहासकार जो कुछ परिस्थितियां बताते हैं या कारण बताते हैं, उनके अनुसार मुगल साम्राज्य का जब पतन हो रहा था तो अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, और इन क्षेत्रीय राज्यों में पारस्परिक शत्रुता थी। इनमें आपस में संघर्ष चलते रहते थे, सीमा विस्तार को लेकर के, आसपास जो भी फर्टाइल एरियाज थे उनको कंट्रोल करने के लिए, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए इनमें आपस में संघर्ष चलते रहते थे। इन राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष भी चलते रहते थे, और अंग्रेजों का तर्क ये था कि ऐसी स्थिति में व्यापार की प्रगति नहीं हो सकती थी, और व्यापार की प्रगति के लिए यह आवश्यक था कि इन राज्यों का संघर्ष समाप्त किया जाए और इन्हें एक शासन के अधीन लाया जाए। इसके अलावा कुछ आर्थिक पक्ष की भी अगर हम बात करें तो अंग्रेजों के लिए यहाँ का व्यापार प्रॉफिटेबल तभी हो सकता था जबकि उनके प्रतिस्पर्धा कम से कम हो। जैसे उनके साथ साथ और भी यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई थी, जैसे फ्रांसीसी, डेन, डच, तो उनको इंडियन मार्केट से बाहर निकालने के लिए ये जरूरी था कि अंग्रेज अपना पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पर स्थापित करें। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो भारतीय जो व्यापारी थे उनसे भी अंग्रेजों को चुनौती मिल रही थी, और उस चुनौती का सामना करने के लिए ये जरूरी था कि वो यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करें। इसके अलावा देशी रियासतों में अंग्रेजों का जैसे माल एक रियासत से दूसरी रियासत जाता था तो उन्हें चुंगी देनी पड़ती थी। अंग्रेजों को लगता था कि ये चुंगी नहीं देनी पड़े, और उन्हें लगता था कि ये व्यापार के लिए बाधक है। इसी प्रकार से जो देशी रियासतें थी उनमें अलग अलग प्रकार की मुद्रा व्यवस्था थी। अकेले राजपूताना में 15 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। पंजाब में भी इसी प्रकार से नानकशाही सिक्के चलते थे, और अंग्रेजों को लगता था कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है इनको दुरुस्त करने के लिए ये जरूरी है कि अंग्रेजों का भारत में पॉलिटिकल कंट्रोल हो, क्योंकि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करके ही वो कुछ व्यवस्था अपने अनुरूप ढाल सकते थे। जैसे व्यापार की बात करें तो वो अपनी मनचाही नीतियां उन्होंने जो बाद में अपनाई भी, उसके द्वारा उन्होंने पूरे मार्केट को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया था। तो ये जो राजनीतिक नियंत्रण है या सर्वोच्च सत्ता जो उन्होंने स्थापित की, उसे हम 1757 से 1857 तक देख सकते हैं कि उन्होंने देशी रियासतों के साथ में कुछ के साथ में युद्ध भी किए, और कुछ रियासतों को उन्होंने कुछ नीतियां लागू करके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। युद्धों की जहां तक बात है तो 1757 में उन्होंने बंगाल में सबसे पहले प्लासी का युद्ध जो जीता, वो उनकी महत्वपूर्ण विजय थी। उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध उन्होंने जीता। मैसूर के साथ उनके 4 युद्ध हुए, और 2 युद्ध हैदर अली के साथ, 2 टीपू सुल्तान के साथ लड़े गए। इसी प्रकार से मराठों के साथ में उन्होंने 3 युद्ध लड़े, और सिखों के साथ भी उन्होंने 2 युद्ध लड़े। तो इस प्रकार युद्धों में विजय प्राप्त करके कई सारी रियासतों को वे अपने अधीन ले आए। इस युद्ध के अलावा उन्होंने कुछ नीतियां ऐसी लागू की जिनके द्वारा उन्होंने अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित की, और उनमें सबसे पहले हम बात करें पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस
को भारत में लाने वाला था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इससे पहले 1772 में वो फोर्ट विलियम का गवर्नर बन चुका था और 1773 में जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो उसके अधीन बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी आ चुकी थी। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी जो है, इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो 1757 से 1813 ईस्वी तक है। और इसके रिंग फेंस पॉलिसी के बाद में हम पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन जो कि 1813 से 1858 तक चलाई उन्होंने, और पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन 1858 से 1919 तक उन्होंने लागू की। इस पर भी बात करेंगे। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या थी? वॉरेन हेस्टिंग्स जब यहाँ पर आया तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस थे कि उसे ब्रिटिश राज्य का विस्तार भी करना था और ब्रिटिश राज्य के जो शत्रु हो सकते थे उनसे उसकी सुरक्षा भी करनी थी। तो इसके लिए रिंग फेंस पॉलिसी उसने लागू की। अब रिंग फेंस क्या थी कि जैसे अंग्रेजों को भय किससे था? अफगानों से, मराठों से, मैसूर से। और वॉरेन हेस्टिंग्स को लगता था कि इनके साथ में कुछ इस प्रकार से डील किया जाए कि ब्रिटिश साम्राज्य भी बढ़ता रहे और सुरक्षित भी रहे। तो इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश राज्य जैसे या ब्रिटिश क्षेत्र जो था उसके पास का जो क्षेत्र था उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, उसको मजबूत बनाया। और इस प्रकार से उन्होंने कई सारे बफर स्टेट्स बना दिए जो कि ब्रिटिश राज्य और उनका शत्रु राज्य या जिससे भी उन्हें आक्रमण का भय था उससे उनको मुक्ति दिलाते थे। तो जैसे इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि मान लीजिए ये ब्रिटिश राज्य था और इसको किसी दूसरे राज्य या सपोज करें कि अफगानों से खतरा था, तो ऐसी स्थिति में उसका जो पड़ोस का राज्य था इसको अंग्रेजों ने स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया। इसी प्रकार से मराठों से आक्रमण का खतरा था तो पास का जो राज्य था और जो मराठों और अंग्रेजों के बीच में था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया गया। इसी प्रकार से मैसूर और अंग्रेजों के मध्य जो भी राज्य था उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया गया। और इस प्रकार से उन्होंने एक रिंग की तरह बनाने का काम किया और यही रिंग फेंस है। अब इसके लिए अंग्रेज क्या करते थे? जैसे अंग्रेजों के राज्य और अफगानों का राज्य था, उनके बीच में अवध था, अवध का राज्य था। तो अंग्रेजों ने अवध को मैसेज किया कि आपके पास में रुहेलखंड का राज्य है और वहां अफगान रहते हैं और भविष्य में अफगानों का आक्रमण होगा तो वो रोहेल उनके साथ मिल जाएंगे और उससे आपके राज्य को खतरा पैदा हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि आप हमारी सेना बॉर्डर पर रख दें, सेना का खर्च आप देंगे, यानी सैनिकों का जो भी रहने का खाने पीने का खर्चा है वो अवध राज्य देगा और बदले में उसे सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने अवध को एक बफर स्टेट बना दिया अफगानों और खुद के बीच में। इसी प्रकार से मराठों के आक्रमण से भी उन्होंने ऐसी सुरक्षा स्थापित की। मैसूर के आक्रमण से सुरक्षा के लिए हैदराबाद को बफर स्टेट उन्होंने बनाया। और जब कभी भी उन्होंने ये इस प्रकार से जो व्यवस्था उन्होंने लागू की उसमें बफर स्टेट बनाते समय ये ध्यान रखा गया कि जिस किसी भी राज्य को वो स्ट्रांग बना रहे हैं वो इतना स्ट्रांग ना बन जाए कि वो भविष्य में अंग्रेजों को चुनौती दे, यानी भविष्य में अंग्रेजों के लिए वो कोई
चैलेंज खड़ा ना करे या कोई खतरा उपस्थित ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी कहलाती है और इसके द्वारा ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य को इस समय शुरुआत में सुरक्षित बनाए रखा। इसी पीरियड में हम एक और पॉलिसी की बात करते हैं, वो है सहायक संधि प्रथा। और ये सहायक संधि प्रथा भारत में लेकर के आया था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया 1798 में। वेलेस्ली भारत में कई सारे टारगेट लेकर के आया और वो टारगेट थे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करना, देशी रियासतों को अंग्रेजों का संरक्षण मानने के लिए बाध्य करना और भारत से फ्रांसीसी प्रभाव को हटाना। और ये फ्रांसीसी प्रभाव को हटाने वाला जो टारगेट था वो काफी महत्वपूर्ण था इस समय। वैसे 1760 के वॉन्डीवॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को फाइनली हरा दिया था, लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां पर नेपोलियन का उदय हुआ और नेपोलियन का जो विश्व विजय का अभियान था उसके अंतर्गत जब 1798 में मिस्र की तरफ उसका अभियान हुआ तो भारत की तरफ भी खतरा महसूस हुआ और ब्रिटिशर्स को ये डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि देशी रियासतों में से कोई फ्रांसीसियों के साथ संपर्क स्थापित कर ले। और इस प्रकार की सूचनाएं भी उन्हें मिल रही थी कि टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ में कनेक्शन था, उनसे वो मिलता था या उनके साथ में उसका संपर्क था। तो ऐसी स्थिति में सहायक संधि प्रथा लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की और देशी रियासतों के शासकों को बाध्य किया कि वो उसे स्वीकार करें। इस सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत देशी रियासतों के शासकों को सबसे पहले तो इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वो ब्रिटिश सेना रखेंगे। दूसरा, इस सेना का खर्च वो उठाएंगे। तीसरा, वो किसी भी यूरोपीय को अपने यहाँ पर नौकरी नहीं देंगे। और इसका तात्पर्य सीधा यही था कि फ्रांसीसियों को वो अपने यहाँ पर नौकरी ना दें। इसके अलावा इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात थी कि एक अंग्रेज रेजिडेंट उनके दरबार में रखा जाएगा और शासक उससे परामर्श करके ही शासन का कार्य करेगा। आंतरिक विद्रोह और बाहरी खतरे के समय अंग्रेज उस राज्य की सुरक्षा करेंगे और एक बात जो उन्होंने मानी कि आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देशी रियासत का शासक किसी भी दूसरे रियासत के शासक के साथ में युद्ध और संधि का कोई भी मैटर था तो वो अंग्रेजों की सलाह के बिना सॉल्व नहीं कर सकता था। तो इस सहायक संधि प्रथा के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी रियासतों के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि फ्रांसीसियों का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म करने में उनको काफी सफलता मिल गई। रेजिडेंट जो देशी रियासतों के दरबार में रहता था वो बराबर देशी रियासतों की जो भी कार्रवाई थी उस पर नजर रखता था। हालांकि ये बात भी की गई कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन रेजिडेंट के माध्यम से अंग्रेजों ने बाद में बराबर देशी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप किया भी। और जो सेना रखी जाती थी उसके द्वारा अंग्रेजों ने अपने धन की पूर्ति भी काफी हद तक, और वो राशि भी इतनी ज्यादा होती थी कि रियासत के लिए तो ये काफी भारी होता था, लेकिन अंग्रेजों को एक साथ एक बड़ी रकम मिल जाती थी। यहाँ देशी रियासतों के शासकों को ये लगा कि अंग्रेजों के साथ में वो युद्ध करके जीतने की स्थिति में नहीं है, तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए इन संधि पत्रों पर। लेकिन उन्हें एक बात ये समझ नहीं आई कि
इस सहायक संधि प्रथा का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि देशी रियासतों के शासकों को अपनी सेना हटानी थी। अवध के साथ में 1765 में जो इलाहाबाद की संधि की गई वो भी एक प्रकार से इसी का आरंभिक रूप थी, लेकिन अवध की सेना उस समय बनी रही थी, यानी अवध को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया गया था कि वो अपनी सेना हटा ले। वेलेस्ली ने इस संधि प्रथा को थोड़ा हार्श रूप में लागू किया और शासकों को बाध्य किया गया कि वो अपनी सेना को हटा ले, और इसका सीधा सा मतलब ये था कि शासक की खुद की सेना नहीं होती थी और भविष्य में उस राज्य का एनेक्सेशन हो सकता था या ब्रिटिश उसको एनेक्स कर सकते थे। तो इस प्रकार का भविष्य में जो भी खतरा मंडरा रहा था उस पर इन शासकों का ध्यान नहीं गया और अंग्रेजों ने बाद में ऐसा किया भी। इस सहायक संधि प्रथा के अंतर्गत सबसे पहले जिस राजा के साथ संधि की गई वो था हैदराबाद का निजाम। 1798 में उसके साथ ये संधि की गई और वो मित्र राज्यों में था। अवध के साथ भी जो संधि हुई उसमें कोई युद्ध नहीं लड़ा गया और 1801 में यह संधि की गई। मैसूर और मराठों के साथ ये संधि युद्ध के पश्चात विजय हासिल करने की बात की गई। तो मैसूर के साथ 1799 में, मराठों के साथ बाद में जो युद्ध वगैरह किए गए, तो 1803 में ये संधि लागू की गई। तो इस प्रकार से लॉर्ड वेलेस्ली ने एक साथ इस सहायक संधि प्रथा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया और इस साम्राज्यवादी विस्तार का काफी फायदा अंग्रेजों को आगे मिला। हालांकि ब्रिटेन में जो डायरेक्टर्स थे वो इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि युद्धों के कारण अनावश्यक धन व्यय हो रहा था और वे नहीं चाहते थे कि कंपनी व्यापार को छोड़ करके इस प्रकार के युद्धों में इन्वॉल्व हुए। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली की इस संधि प्रथा के कारण अंग्रेजों का साम्राज्य का विस्तार काफी हुआ।